तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूछता हूँ कि जैसे घर में हम कई प्रकार की क्रियाकलाप करते हो, आप अपनी आपकी मम्मी और रसोई में कुछ काम करती है, जो रसोई में यदि आप कोई सब्जी काटने लगे तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? और वो किस चीज का बना होगा? कौन से धातु का बना होगा? अलग अलग आजकल स्टील के चले हैं, लोहे का भी बना होता है ना। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मान लो आप यहाँ से किसी काम के लिए आपको कुल्लू जाना पड़े या भूंतर जाना पड़े तो आप किस परिवहन का प्रयोग करेंगे? बस में जाओगे है ना, किसी की अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में जाएंगे वो, ठीक है, वेरी गुड। और ये जो हम रसोई में खाना पकाने के लिए जो जिस चीज को वस्तु का प्रयोग किया या जो यहाँ से हम कुल्लू जाने के लिए जिस परिवहन का प्रयोग किया है ना, तो उन चीजों को संचार में किस संसाधन का जरूरत पड़ती है? बस अपने आप चल पड़ेगी सीधी? बस में कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, नहीं तो उसको 4 टायर तो लगे हुए, ड्राइवर बैठा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ से कुल्लू चल पड़ेगी वो? क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पेट्रोलियम की, जिसको कि हम अपनी भाषा को, आधुनिक भाषा को बोलते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा की जरूरत हर एक पड़ते है, हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। यदि आप बिना खाना पिए कुछ आप पूरा दिन काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यदि हमें हमारा पेट भरा हुआ है तब हम कोई भी काम जो है हमारा तो क्या आएगी? ऊर्जा आएगी। तो ऊर्जा आएगी तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास जो आपने ऊर्जा बोले या धातु बोले, तो ये हम कहाँ से प्राप्त होता है? खनिज। कहाँ से प्राप्त होता है ये? खनिज। तो खनिज कहाँ से मिलते हैं हमें? या खनिज किसे कहते हैं हम? जो भी प्रकार के, जिस भी हमारे इस संसार में जो भी चीज हम प्रयोग करते हैं या जो भी हमारे खनिज पदार्थ है, कहाँ से प्राप्त है? अपने आप मनुष्य खनिज पदार्थ आता है? सब के सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक से मिलते हैं, है ना। ये हमारे मतलब गॉड गिफ्ट बोलो, प्राकृतिक उपहार हमारे लिए। तो जो जमीन के नीचे से निकलता है हमारे लिए कोई भी चीज जिसका हम की बात में आपका प्रयोग करते हैं, वो क्या कहता है? हमारा खनिज पदार्थ का। तो खनिज क्या है? प्रॉपर्ली हम खनिज बोले तो क्या है? खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, मतलब एक समान तत्व है ना। और जो कि क्या है? जो एक निश्चित आंतरिक संरचना के अंतर्गत प्राप्त होता है। मतलब कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है पृथ्वी के नीचे जो हमारे उथल पुथल हुई थी, पृथ्वी के नीचे जो भूगर्भीय जैसे मान लो कि अचानक जैसे उथल पुथल हुआ, उसके बाद जैसे कभी धूप लगी, कभी बारिश लगी, जो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, जिसमें भौतिक क्रियाएं हो सकती है, रासायनिक क्रियाएं होती है। भौतिक क्रिया मतलब आज धूप लगी, एक कड़ाके की धूप है, कल को एकदम बारिश पड़ गई, कुछ दिनों बाद पहाड़ों में बर्फ पड़ गई, तो इस प्रकार की भौतिक संरचनाएं होगी, भौतिक क्रियाएं होगी। उस पर रासायनिक क्रियाएं जैसे सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो सूर्य की किरण से एकदम ताप बढ़ेगा। उसके अलावा जो सूर्य की किरणें होती है उसमें विभिन्न प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, मानव को भी शरीर को इफेक्ट करती है केवल, और जमीन में भी इफेक्ट करती है। उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया करती है। तो ये जो रासायनिक क्रिया में एक निश्चित मात्रा हो जाती है, उस वजह से ही जो हमारे पास जो धातु है उनके अलग रंग, रूप और आकार है। जैसे हम सोना बोले, सोने का रंग कैसे होता है? पीला होता है। अब चाहे जहां मर्जी से देखो, जहां मर्जी सोना एक चाहे आप कुल्लू से ले लो, चाहे आप आसाम से ले लो, लोहा जो अभी सोना को पीले कलर का हो, तो ये उसकी क्या है? उसकी क्या है? एक गुण है उसका। तो ये गुण कैसे मिला है? वही भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का ये परिणाम है। समझे ना मेरी बात? तो उसी के फलस्वरूप जो है इसमें कठोरता, चमक, घनत्व और विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसी के आधार पर जो है वैज्ञानिकों ने खनिजों का वर्गीकरण किया है। खनिजों का वर्गीकरण दिखाई दे रहा है? मुख्यतः जो खनिजों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार के हैं। एक है धात्विक, नंबर 2 क्या हो जाएगा? अधात्विक, और तीसरा क्या है? ऊर्जा। अब जिस प्रकार के मैं बोल रहा हूं धात्विक, धातु अपना शामिल हुआ है धात्विक,
जिस भी हमारे खनिज में धातु पाया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा धात्विक होती है। और अधात्विक जिसमें धातु के अंश नहीं पाया जाता है। ऊर्जा जिससे हमें बल मिलता है, जिससे जो यदि जब हम ऊर्जा का यदि हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए उससे हम क्या कहते हैं, शक्ति महसूस करते हैं और किसी कोई भी काम करने के हम क्या करते हैं, काबिल हो पाते हैं। हमें यदि ऊर्जा मिले तो हमारा जो मर्जी काम करा लो, अदरवाइज हम कहाँ पड़े रहेंगे, बिस्तर में पड़े रहेंगे। उसी तरह गाड़ी में ऊर्जा पड़े, गाड़ी चल पड़ती है। यदि गाड़ी पेट्रोल में चलेगी हो, चाहे करोड़ों की गाड़ी होगी तो उसमें पेट्रोल में चलेगा नहीं चलेगा, इसमें ऊर्जा होने की जरूरत है। ये मोटे तौर पर ऊर्जा का वर्गीकरण जो हमारे भूल ज्ञान में किया गया है इस प्रकार से किया, ठीक है। उसके बाद फिर द्वारा धात्विक जो होता है ये फिर आगे 3 भागों में बांट सकते हैं धात्विक ऊर्जा को। कितने में? 3 भाग। कौन कौन से? लोह और अलोह और नंबर 3 बहुमूल्य पदार्थ ना। लोह धातु क्या है? जिसमें लोहा पाया जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कौन है इसके उदाहरण क्या है? मानिए जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, जैसे लोह अयस्क और मैग्नीज और कोबाल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोहे के पास मिलते हैं लोह अयस्क। एक शब्द मैंने यूज किया लोह अयस्क। तो अयस्क क्या चीज होता है? जितने भी हमारे संसार में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जब भी हम उसको जमीन से नीचे निकालते हैं, धरती के नीचे से निकालते हैं, तो वो हमारे को शुद्ध मात्रा में नहीं मिलते। क्या बोला हमने? शुद्ध मात्रा, प्योरिटी नहीं होती। उसके अंदर क्या होते हैं? इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धता होती है। उसको हम चाहे फैक्ट्री में ले जाओ या धातु शोधन केंद्र में ले जाकर जब उसको फिल्टराइज करते हैं तो उसकी जो असली मात्रा मिलती है वो हमारे को प्योर धातु होती है। अथवा बाकी इकट्ठा मिलेंगे तो हमारे को लोह अयस्क बोलेंगे। लोहे का तो लोहा अयस्क बोलेंगे, बाकी सब चीज को क्या बोलेंगे? अयस्क के रूप में। खनिज हमें अयस्क के रूप में ही प्राप्त होते हैं, कभी भी हमें प्योर रूप में प्राप्त नहीं होती। सीधा गया और खान से हम सोना निकाल के जेब में डाल दिया, उसके लिए हमें प्योरिटी करनी पड़ती है। उसी के बाद वो एक प्रॉपर्ली खनिज धातु बनता है ना, समझ गए? तो उसी प्रकार से आगे अलोह, जिसमें धातु की लोहे की मात्रा नहीं होती है। और उसके उदाहरण क्या है हमारे पास? तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। उसके बाद तीसरा आ गया हमारा बहुमूल्य खनिज पदार्थ। तो बहुमूल्य खनिज पदार्थ क्या है? बहुमूल्य बोलो जिसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो बहुमूल्य खनिज पदार्थ का आपको पता लगता है क्या? हमारा बहुमूल्य कौन से हैं? सोना है, चांदी है और उसके अलावा और भी कई धातु के जो कि हमारे बहुमूल्य पदार्थ हुए। तो ये है। उसके बाद आ गया हमारा अधात्विक। कौन से आ गया हमारा? अधात्विक, जिसमें धातु के अंश नहीं होते, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई धातु नहीं होती है। और इसके उदाहरण हमारे पास अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना और चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, मतलब जो रेतीला पत्थर होता है ना, ये सब के सब क्या है? ये अधातु है। इसमें धातु के कण नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इन चीजों को, अभ्रक है, इनको हम यदि बिजली के साथ करंट जोड़ते हैं, चालक होते हैं उसके, समझिए ना मेरे बात। और नंबर 3 पे क्या आ गया हमारा? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के बाद क्या होगा? जो मैंने अभी आपको बताया कि ऊर्जा क्या है, इसमें क्या आ जाता है हमारा? पेट्रोलियम आ जाता है और प्राकृतिक गैस आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या है हमारे ऊर्जा के साथ है। उसके बाद ऊर्जा और भी आ जाते हैं आजकल नए, जैसे हमारा सौर ऊर्जा हो गई, विंड मिल बोलते हैं जिसको, पवन ऊर्जा हो गया, फिर ज्वारीय ऊर्जा। ये सारे के सारे हमारे क्या है? किसके हैं वो? ऊर्जा खनिज के। फिर अब हम शुरू कर रहे हैं खनिज के बारे में। तो जो ये हमारे खनिज, जो मैं धातु के बारे में बताया, ये हमारे को धातु जो है कहां कहां हमें मिलते हैं, धातु ऊर्जा जो कहां मिलते हैं। तो नंबर 1 है हमारा, देखो जो धातु मिलते हैं आग्नेय और कायांतरित क्षार। इससे पहले आपने आग्नेय क्षार और कायांतरित क्षार के बारे में पढ़ा क्या होता है आग्नेय क्षार? देखो हमारे जो धातु है, जो खनिज पदार्थ है, कैसे पता चलता है? कहां से मिलते? पृथ्वी के नीचे से। हमारे को कैसे पता चलता है पृथ्वी के नीचे कौन कौन से धातु है? अभी तो चलो विज्ञान को पहले कैसे पता लगा? शुरू में नहीं पता लगता ना, जमीन के नीचे से। तो जमीन के नीचे से जो है, जब आपने उसके बारे में जो ज्वालामुखी के बारे में सुना है, ज्वालामुखी के जब हम पृथ्वी के जितने नीचे जाते हैं, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है, एक मोटा हमने 3 भागों में बांटी है ना। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं?
भूपर्वती, पढ़ा नहीं आप लोगों ने? पर्वती कैसे लिखते हैं? ठीक है, गलत है, भूपर्वती है। नंबर 2 क्या है? मेंटल। नंबर 3 पे क्या है? क्रोड, है ना? क्रोड जो है जमीन का सबसे आंतरिक भाग है। क्या है ये? सबसे आंतरिक भाग है और बहुत ज्यादा गर्म। उसके अलावा हम जितने जितने जमीन के नीचे जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और जब इसमें जो भूपर्वती के नीचे जो आ जाता है उसके बाद क्या होता है? इसमें सारा का सारा जमीन कहते होते हैं नीचे मैग्मा गला होता है। चाहे आप लोहा फेंक दो, पत्थर फेंक दो, कुछ सब का सब जो है इसमें गल जाता है, बिल्कुल प्योर तरल पदार्थ में आ जाता है मैग्मा। तो इससे प्रदर्शित होता है कि हम पृथ्वी के नीचे क्या है? बहुत ज्यादा हीट है, ताप है। तो कभी कभी ये ताप क्या करते थे? ऊपर की ओर गिरती है। तो क्या कहते हैं? पृथ्वी के क्रस्ट को या हमारे भूप्रवृत्ति को फाड़ के क्या कहता है? बाहर निकलती है। भारत में बड़े कम उदाहरण है, लेकिन आपने ये टीवी में देखा होगा, जगह जगह होते हैं वहां पे आजकल ज्वालामुखी फटा कितना लंबा हुआ पूरे आग दिखाई देती है, मिट्टी की आग होती है जिसमें जीवन है। तो जब वो आग निकलती है और जो जमीन पे निकल के बहती है, वो कई बार कोई एरिया को बिल्कुल काफी टाइम से सील कर दिया जाता है, खतरा बढ़ जाता है। बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो वही बीच में चट्टानें बनती है और उन्हीं में से वो खनिज पदार्थ निकलते हैं। समझिए ना? जैसे हम ही है, अभी मैं आपको तो खुद पता है कि आपको तो मेरे बड़े पेट में दर्द हो गया, मम्मी बोली कुछ खाया तो नहीं, कुछ नहीं खाया, और अचानक आपको फिर क्या हो गया? उल्टी हो गई, पेट ज्यादा खाने से उल्टी में सब कुछ निकल जाएगा। आप इसने चिप्स भी खाए हुए हैं, इसने तो और भी खाया, पूरा निकलेगा, फिर तेरा मम्मी डांटेगी, हैं तू नहीं खाया। तो कैसे पता चला? जब हमारे पेट के बाहर निकला, जब तो पेट के अंदर जिसको खुद को पता लगा, लेकिन बाकी को नहीं पता क्या किया। उसी प्रकार से पृथ्वी के भूगर्भ में जो खनिज पदार्थ है, किस प्रकार से कौन कौन से खनिज पदार्थ है हमें किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? जब ज्वालामुखी फटता है, लावा बाहर निकलता है, लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसमें भिन्न प्रकार के हमारे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। समझिए ना? तो इसमें से जो आग्नेय है, जब ज्वालामुखी फटती है तो ठंडा हो जाता है, तो वो क्या होती है? उसको आग्नेय क्षार बोलते हैं। क्षार मतलब चट्टान। तो उसके बीच में हमें जो है खनिज, एक तो है उसके आग्नेय और कायांतरित क्षार में हमें जो है क्या प्राप्त होती है? खनिज प्राप्त होते हैं। और आग्नेय और इसमें जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है? जस्ता, क्या क्या मिलते हैं हमें? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। ये किससे मिलते हैं? हमारे आग्नेय और कायांतरित क्षार में। ठीक है ना? जो ज्वालामुखी फट के एकदम ठंडी हो जाती है और उनमें से जो अलग अलग होते हैं उसमें फिर क्या होता है? तो जब शिलाएं बनती है तो अलग अलग तरीके से बन जाती है, पूरी चट्टान बन जाती है ना। चट्टान में एक होती है छोटे छोटे जगह हो जाते थे, है ना, शिलाएं हो जाते हैं, या फिर एक मोटा परत होती है। तो ये जो हमारे खनिज पदार्थ हैं ये एक शिलाओं के रूप में प्राप्त हो जाती है और एक कई बार एक परत के, परत मतलब जो मोटी चीजें होंगी, शिलाएं मतलब बारीक 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 निशान में होते हैं ना। जो हमारे पास चट्टान है लेकिन भले में खनिज पदार्थ नहीं है, लेकिन आप देखो जगह जगह फटी होती है कई चट्टान पे, तो उसके अंदर जो जगह होती है वो, क्योंकि जब पृथ्वी नीचे से लावा निकला तो वो जो है उस जगह पर खनिज पदार्थ जो है तरल, जो खनिज जो भी निकलते हैं हमारे तरल पदार्थ में होते हैं, बाद में जब ठंडा हो गया जम जाते हैं तब वो सॉलिड हो जाती है ना। तो उन शिराओं में वो चीज जब लिखी जाती है, जब जाती है, तो इसमें मुख्यतः कौन सी होती है? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। और इसके अलावा एक है अवसादी क्षार। ये है अवसादी क्षार। तो अवसादी क्षार के द्वारा भी हमें क्या मिलता है? खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अवसादी क्षार में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं हमारे पास? कोयला, लोहा, जिप्सम, पोटाश और नमक। तो इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक बार जब शुरू में क्रिया होती है जो अवसादी क्षार में, तो उससे हमें कोयला और कुछ अन्य प्रकार के जो कि काफी समय तक 200, 400, 500 साल तक या लाखों साल तक जो है जमीन के नीचे दबे होते हैं, उसके बाद जो है हमें क्या मिलता है? कोयला प्राप्त करता है। और उसके अलावा जो हमारे शुष्क क्षेत्र है, जैसे राजस्थान हो गया या जहां पर बारिश कम पड़ती है, उस एरिया में जो उसमें बाष्पीकरण के कारण जो है, जब क्योंकि जो भी खनिज पदार्थ है आपको बताया कि कभी ना कभी जमीन के अंदर हमारे आज से लाखों साल पहले इस प्रकार के उथल पुथल हुए, जिसके कारण जो है हमारे जो खनिज पदार्थ प्राप्त मिले हैं ना। ये तो जो उसमें क्या हो जाता है दूसरी श्रेणी में, अवसादी चट्टानों की दूसरी श्रेणी में खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण कैसे होता है? विशेषकर बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। बाष्पीकरण का इवेपोरेशन, भाप के कारण जो परतों में जम जाती है, तो उसके कारण जो है हमें क्या मिलते हैं? कोयला, लोहा, सॉरी जिप्सम, पोटाश और नमक मिलते हैं। समझिए ना? ये दो कारण, एक मैंने बोला आग्नेय और कायांतरित क्षार है और दूसरा अवसादी क्षार है। जितने भी हमारे पास
खनिज पदार्थ मिलते हैं वो सारे के सारे शैलो से ही मिलते हैं, चट्टानों से ही मिलते हैं। ठीक है ना मेरे को? और ये बड़े बड़े चट्टान बने, कभी तो पहाड़ बन गए, कभी प्लेन बन गए, ये कैसे बने? प्राकृतिक तौर पे बने हैं ना। कि संसार में ऐसे तो है नहीं कि अभी तो हम जब तक जीवित सब कुछ देख रहे हैं ऐसे, लेकिन कभी हो सकता है कभी सुना होगा कि जो ब्यास नदी है पहले परे थी, बाद में इधर आ गई। तो कभी ना कभी हर एक चीज जो है अपना जो है प्रकृति जो अपना रूप बदलते रहती है समय के अनुसार। तो कभी ना कभी जो रूप बदले उसी से ही इस प्रकार की जो चट्टानें बनी हुई है या कोई प्लेन इलाका बना हुआ है, तो सारे के सारे जो हमारे खनिज जो मिलेंगे चट्टानों से मिलेंगे। और वो चट्टानें कहां से निकलेंगी? जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी फटा होगा, तो उसमें जो चट्टानें बनी उसे खनिज प्राप्त होगा। तो नंबर 3 क्या है? धरातलीय चट्टानों के अपघटन। अपघटन मतलब टूटने के द्वारा। तो क्या कहते हैं धरातलीय चट्टानों के अपघटन? क्या होता है? जब धरातलीय चट्टानें टूटती हैं या उसके बाद जो बारिश पड़ती है, मैं बोला था जो अलग अलग प्रकार के जो मौसम आते हैं, तो उसमें जो चीजें घुलनशील होती है वो निकल जाती है, और जो बीच में जो चीज चट्टान बन जाती है, जो खनिज बन जाता है, तो उसके द्वारा भी हमें जो है खनिज प्राप्त होता है। और इसमें मुख्य तौर पर क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है हमारे पास? बॉक्साइट मिलता है। एक धरातलीय चट्टानों के अपघटन के, मतलब धरातलीय चट्टानों के टूटने से। टूटते कैसे है? तेज हवा आएगी, जैसे कि वह चक्रवात आता है, या फिर कई बार आंधी तूफान आता है, जोर से बारिश होती है, या और भी कई कारण से जो अपघटन होते हैं उसके कारण होती है। और एक और चैप्टर में जो पढ़ा रहा हूं अभी, क्या मतलब है कि जो मैंने खनिज के बारे में पढ़ा, उसमें खनिज किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, जो हम अभी खनिज निकालते हैं तो किस प्रकार से कहां से निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी के तल में रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में। जलोढ़ जानते हैं? जलोढ़ को सुना होगा कि जब पहाड़ों में बारिश पड़ती है, कुछ होती है, पहाड़ों से पानी बह कर आता है। अब ऐसे तो है कि पूरे भारत में हर जगह पहाड़ है। अभी एक जगह पहाड़ है, बाकी जैसे यहाँ से पहाड़ है, पहाड़ जाकर नीचे प्लेन आता है, जो पहाड़ से जो भी आता है तो जरूरी है कि उसके साथ जो बह के आता है कुछ जो खनिज पदार्थ भी आते होंगे, वो खनिज पदार्थ आते आते जहाँ प्लेन में आके जहाँ पानी का भाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहां पे वो अपने जो पानी को क्या करता है, जो वहां से मिनरल आए होते हैं जो, उसको वहां पे क्या करते हैं निक्षेप करते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं। अभी तेज पानी आ रहा है हमारे पास तो निकल जाएगा, अब प्लेन आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, धीरे 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 मिट्टी जमती जाएगी ना, तो वो क्या कहलाती है हमारी जलोढ़ कहलाती है। तो उसके बीच में भी हमें क्या मिलते हैं, धातु मिलते हैं, और वो भगवान धातु देते हैं। तो जो पानी में बहने वाली चीजें होती है वो तो बह जाती है, और इसमें वही धातु मिलते हैं जो जिनका पानी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें कौन से पदार्थ होते हैं? ये सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। क्या क्या होता है? सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। और ये निक्षेप होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम ये भी बोल सकते हैं प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप मतलब जो पहाड़ों से पानी जो पानी आया वहां के साथ जो खनिज पदार्थ में से बह के आया, जब प्लेन इलाके में पहुंच गया वो पानी, तो वहां से जब होता है उसकी स्पीड कम होगी, ओके, तो धीरे 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 जो वहां के साथ जो लाया वो क्या वहां पे जमते गए, और पानी धीरे धीरे पानी ऊपर से निकलते गए ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ये प्लेसर निक्षेप। तो इसमें मुख्य तौर पर कौन से खनिज होते हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि, समझ गए ना। उसके बाद एक हमारा लास्ट रह गया महासागरीय जल। महासागर समझिए ना, किसे कहते हैं महासागर? संसार हमारे जितने भी छोटी छोटी नदियां टूटती वो सारे लास्ट में कहां मिलती है? जाके सागरों में, महासागरों में मिलती है। तो महासागर जिस प्रकार से हमारी ये धरती है, यहाँ पर कहीं पहाड़ है, कभी वन है, कहीं कुछ है, ऊंचाई है, तो उसी तरीके से मतलब वन छोड़ के बाकी पृथ्वी महासागर के अंदर भी इसी प्रकार के बड़े बड़े पहाड़ हैं, समझे ना। उसके अंदर भी भूस्खलन होता है, उसके अंदर भी ज्वालामुखी पड़ता है। अब सोचा सुनामी कैसे आया? मैंने बताया ये हम सारा का सारा जो है, सिर्फ हम भूगोल पढ़ रहे थे, मतलब नहीं कि हम भूगोल के बारे में कैसे ट्रेड करें, तो ये सब इंटररिलेटेड है। आपने प्रबंध में पढ़ा होगा कि जो सुनामी कैसे आती है, तो सुनामी के मुख्य 3 प्रकार थे कि पृथ्वी के अंदर, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के अंदर भूस्खलन, है ना, और एक और क्या था? ज्वालामुखी का फटना था, भूस्खलन था, और एक और था कुछ भी, है ना। तो वो इसका मतलब है कि समुद्र के अंदर भी कुछ ना कुछ हरकतें होती है, तो उसके कारण भी जो है इसमें जो क्योंकि इसमें भी खनिज पदार्थ है, लेकिन बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं समुद्र में बहुत गहराई होती है, सारे को बह जाते हैं। और मोटे तौर पर जो हम समुद्र से जो खनिज निकालते हैं वो क्या है हमारे लिए? एक तो निकालते हैं हम इसमें नमक निकालते हैं, पता है ना, नमक तो नमक हो जाता है। एक होता है मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। मैग्नीशियम बड़ी जरूरी है हमारे लिए, जो एक खनिज पदार्थ है जो कि हम इसको
कहां से प्राप्त करते हैं? समुद्र से प्राप्त करते हैं। तो ये कहां होते हैं? महासागर के तली में भी मैग्नीज मिलता हूं। जो सागर है उसके तले में, जमीन के बेस में जाके जो है हमें क्या मिलते हैं? महासागरीय मैग्नीज ग्रंथियां मिलती है। समझ ना? दोनों मिलते हैं। तो ये था हमारा क्या है? खनिजों की उपलब्धता, कहां पे हमें खनिज मिलते हैं और खनिजों का जो है वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। समझाया खनिजों के बारे में कि खनिज कहां से प्राप्त होते हैं? हमें कहां से प्राप्त होते हैं खनिज? पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। समझ गए ना? और इसका एक विशेष रचना होती है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हमें आगे पढ़ेंगे हम क्या है? ऊर्जा संसाधन। ये पढ़ लिया हमने, धातु के बारे में पढ़ लिया, धातु के बारे में आगे पढ़ा हमने ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? हमें शक्ति, जिससे हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलते हैं हम, और जिसको हम काम करने के हम लायक बन सकते हैं। यदि हमारे पास ऊर्जा नहीं होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए क्या है? ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, जैसे खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन, उद्योगों के मशीनों के संचालन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे जितने मर्जी जो बड़े बड़े खड़े करके रख दो, यदि हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, है ना? तो जो ऊर्जा है हमें किस किस प्रकार से मिलती है, इसका वर्गीकरण क्या है? तो ऊर्जा के हमें क्या है? दो प्रकार के हैं जो हम एक ऊर्जा पहले यूज करते हैं, परंपरागत होते हैं और एक गैर परंपरागत। परंपरागत वो है जो कि मोस्टली जो अनवीकरणीय है, जिनका एक बार हम प्रयोग कर लेंगे तो वो फिर बाद में क्या जाती है? समाप्त होती है। इसमें एक को छोड़ के आता है, जैसे ये वाला विद्युत वाला है। विद्युत में एक आ जाता है, विद्युत में एक तो होता है अनवीकरणीय, जैसे हम कोयले को जला के विद्युत तैयार करते हैं, वो अनवीकरणीय। लेकिन जो हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसको पानी की नदी है, नदी से हम जो है ऊंचाई से जो है नीचे डालते हैं, जहां से टरबाइन चलती है, विद्युत पैदा करते हैं, वो हम क्या है? बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन वो आता किसमें है? परंपरागत संसाधन में आता है। तो परंपरागत में सबसे पहले क्या आ गया हमें? कोयला। तो कोयला कैसे बनता है? वही जो मैंने पहले बताया कि आज से लाखों हजारों वर्ष पहले जो पृथ्वी के अंदर जो संरचनाएं हुई, कुछ घटना घटी, और जिसके कारण जो वहां के अवशेष जो है उसमें चाहे जानवर हो जाएंगे, चाहे पेड़ पौधे हो जाएंगे, चाहे पत्थर है, जो क्या वो जमीन के नीचे वो दब गए। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा जमीन के नीचे, प्रेशर पड़ता गया तो उनमें एक अचानक क्या हुई है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? कोयले का उत्पादन हुआ। इसका मतलब है कि कोयले, इसका मतलब क्या है? एक कोयले के लिए बनने के लिए हमारे पास हजारों साल का हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जो चीज हमारे को हजारों साल का इंतजार करना पड़ेगा, वो किसकी श्रेणी में आता है? अनवीकरणीय की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसका हम प्रयोग कर नहीं पाते। हम क्या, हमारे को अगले साल कुछ देते तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो हमारे लिए क्या होगा? अनवीकरणीय हो गया। तो ये हमारे ऊर्जा के क्या है? ये परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। पेट्रोलियम में क्या आता है हमारे पास? पेट्रोलियम में क्या जाता है? जो लिक्विड में फॉर्म में मिलते हैं ना, अभी लिक्विड में होते हैं, और एक गैसीय फॉर्म में भी हमें ये प्राप्त होती है और आगे बाद पड़ेंगे। तो इसमें ये पेट्रोलियम भी जो भी मुख्यतः हम प्रयोग करते हैं, गाड़ियों के लिए प्रयोग करते हैं, या इससे केमिकल भी बनते हैं बहुत ज्यादा। जो हमारे ऊपर पेंट होते हैं, पेंट जो है वो सारा किससे बनता है? हमारा पेट्रोलियम से ही बनता है। समझेगा? तो नंबर 3 आएगा वो प्राकृतिक गैस। तो ये शुरू में प्राकृतिक गैस नहीं था, लेकिन अब जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, साइंस वैज्ञानिकों जब आगे बढ़ते गए हैं, तो उन्होंने क्या है? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक किस अवस्था में मिलता है? ये गैसीय अवस्था में मिलता है ना। तो गैसीय अवस्था में ये एक पर्यावरण का एक अच्छा पर्यावरण, इसमें क्या होता है? कम से कम क्या होता है? इसमें प्रदूषण होता है। बाकी जो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इससे हमारा पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। लेकिन उसके निस्बत जो हमारे गैस है, और इसीलिए जो इसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। अभी बड़े बड़े हमारे महानगर है, जैसे दिल्ली हो गया, मैड्रास हो गया, कोलकाता हो गया, उसके अलावा मोस्टली दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, उसमें जो है पेट्रोल की गाड़ियों को चलाना बिल्कुल वर्जित है। वहां पर गाड़ी कोई चलाई जाएगी, वो किससे चलाई जाएगी? गैस, सीएनजी, जिसको बोलते हैं सीएनजी, है ना। सीएनजी का मतलब क्या होता है? पूरा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित, हिंदी में क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। गैस को इकट्ठा करके जो है उससे हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे हम गाड़ियों को चलाते हैं, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण कम होता है। और उसके अलावा विद्युत, तो विद्युत भी हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक तो जो है हमारा पास जल विद्युत बोलते हैं, जिसको कि हम पानी को जो है बांध बना देते हैं, और बाद में पानी इकट्ठा करते हैं, और उसको ऊंची जगह से नीचे एक बहुत बड़ा एक विद्युत घर बनाया जाता है, जिसमें टरबाइन लगी होती है। तो पानी को ऊपर से फेंकते हैं, और जिससे टरबाइन घूमती है, और जब टरबाइन घूमेगी तो क्या हो जाएगा?
उससे हम बिजली को पैदा करते हैं। और दूसरा तरीका है कोयला जलाने से भी, पेट्रोलियम जलाने से। यदि हम कोयला को बड़ी मात्रा में जलाते हैं, उसके भाप बना के क्या करते हैं, हम उसको टरबाइन को जलाते हैं, उसके बाद वहां क्या तैयार हो जाता है, विद्युत तैयार होता है। एक बार जब विद्युत तैयार हो जाएगा, चाहे वो कोयले से हो, चाहे पेट्रोलियम से हो, चाहे गैस से हो, चाहे किसी भी तरीके से तैयार हो जाए, वो सेम विद्युत होती है जैसे पानी की है। और उसी की तरह इसके भी है, क्या बोलते हैं, कोयला के भी है, पेट्रोल। अब कोयले को हाथ लगाओ तो करंट लगता है, लगता है, वो नहीं लगता है ना। लेकिन पानी से जो तैयार करते हैं उसको करंट लगता है, लगता है। अब कोयले से भी जब आप उसको बिजली तैयार करते हैं तो उसको करंट लगेगा। कहने का मतलब है कि जब उसका एक बार विद्युत में प्रयोग, टरबाइन चला के विद्युत में हमने तैयार कर दिया, तो वो विद्युत एक जैसे हो जाती है। उसके नहीं बोले कि यार कोयला तो कुछ भी नहीं लगता, इससे तो करंट होता नहीं है। लेकिन जब आप उसका विद्युत तैयार करेंगे, टरबाइन बनाओगे, तो उसमें भी करंट लगेगा। समझा गया मेरी बात? तो ये जो है हमारे ऊर्जा के कौन से स्रोत है, हमारे परंपरागत स्रोत है। ये अनवीकरणीय है, इसका प्रयोग हमें बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गया, चला गया, उसके बाद इसका दोबारा हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, हमारे संग नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, अगला क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, मोस्टली ज्यादातर क्या है, ये नवीकरणीय है। इसका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका समझे ना। इसको हम थोड़ा सा समझा रहा नहीं आ रहा? पृथ्वी का सबसे बारे में पता लगा। पृथ्वी को क्या गया है, सबसे ऊपर वाले भाग है हमारा भूमध्य, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद क्रोड हो गया। अब उसके बाद हमारा ऊर्जा संसाधन का जो मैंने आपको पढ़ा था, ऊर्जा साधन है ना। ये क्या, परंपरागत और ये क्या है, समझे ना। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। कोयला है, पेट्रोलियम है, और क्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक, ठीक है। या और क्या है, विद्युत, है ना। उसी तरह गैर परंपरागत कौन से होते हैं, अनवीकरणीय है। और इसमें सबसे पहले क्या है हमारा, परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, परमाणु तथा आणविक। साइंस में पढ़ा है इसके बारे में, और एटम के बारे में पढ़ा है। क्या होता है एटम, क्या होता है, छोटे से छोटा कण, है ना। वो जो इकट्ठे होकर क्या बनता है, परमाणु बनता है। तो परमाणु और आणविक ऊर्जा, तो ये मोस्टली किससे मिलती है, यूरेनियम और थोरियम, ठीक है ना। यूरेनियम और थोरियम का जब विखंडन किया जाता है, तो उसको बड़ी मात्रा में वो क्या करता है, ऊर्जा को छोड़ता है, लाइट को छोड़ता है। उससे क्या करते हैं, हम टरबाइन चलाते हैं, और उससे क्या हम बिजली प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। समझा के मेरी बात? ये और भारत में इसके यूरेनियम और थोरियम का काफी भंडार है। इसके हमारा भविष्य काफी उज्जवल है। यदि हम इन फ्यूचर हमारे और वैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसको एकदम जो है इनको प्रयोग कर सके, तो हम जो है हमारे पर कोयले और ये जो पेट्रोलियम है, इस पे जो हमारा जो इसकी जरूरत है, इसको हम कम कर सकते हैं। किसके प्रयोग से, यूरेनियम और थोरियम के प्रयोग से। और नंबर 2 पे क्या है हमारा, सौर ऊर्जा। ये हमारा सबसे आधुनिक ऊर्जा का साधन है। सौर ऊर्जा के बारे में आपने, इसके बारे में क्या करते हैं, जो सूर्य की किरणें हैं दिन के समय, उनके हम इकट्ठा करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये तो इसका तो उदाहरण हमारे पास हजारों है। आपके गांव में जो है, अभी मैंने एक स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है, सौर ऊर्जा ना, तो क्या बोलते हैं उसको, सोलर लाइट बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो सोलर की जो प्लेट्स होती है, उसमें क्या करते हैं, जो जब धूप निकलती है और उसमें जो ऊर्जा इकट्ठा करते हैं, नीचे का लगाया होता है का बैटरी लगा हुआ, बैटरी होता है, बैटरी में उसके विद्युत क्या होता है, इकट्ठा होता है, और शाम के समय वो पूरा क्या करते हैं,
लाइट देते हैं। और यदि हम इसको जब बड़े पैमाने पर शुरू कर देंगे तो इसका जो हमारे पास कोयला और पेट्रोलियम की हमारी बड़ी निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा कारण क्या है इसमें, क्या है कि ये क्या है, प्रदूषित रहता है, प्रदूषण रहित है, बिल्कुल भी बिल्कुल 1% का प्रदूषण नहीं है। अब तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बन रही है ना। तो अभी भविष्य में ऐसा समय आएगा कि जगह जगह बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे होंगे। आप स्कूटी में गए, जब स्कूटी खत्म हो गया वहां पे आप चार्जिंग करवा लेंगे, जगह जगह आप चार्जिंग ट्रक लगे होंगे और जलेंगे। और बहुत ज्यादा इस पे हो रहा है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा जो है इस पे चला हुआ है, जो कि सारे इस पे चलता है, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं। इसको सरकार भी उसमें बहुत ज्यादा दे रही है। तो वो किससे है, हमारा सौर ऊर्जा। और नंबर 3 पे क्या है हमारा, पवन ऊर्जा, इसको विंड मिल बोलते हैं। पवन ऊर्जा वहीं कामयाब है जहां पर पवन इसका समझते हो आप, हवा तेज हवा, जहां पर तेज हवाएं चलती है तो वहां पर क्या है हमारा विंड में पवन ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा बहुत ज्यादा क्या करता है, हमारे लिए काम आएगा वो। तो ये क्या पवन ऊर्जा के भाग तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। मतलब वहां पर ऐसी जगह है वहां पर बहुत ज्यादा हवा चलती है। तो पवन ऊर्जा में क्या करते हैं हम कि बहुत बड़े क्या करते हैं, ऐसे होते हैं पंखे होते हैं ना, जब देखा ना पंखे, ये लगाए होते हैं। तो इससे जब पवन चलती है तो ये क्या है, पंखे घूमते हैं, घूमते तो इसी के साथ जो क्या होता है, उन्होंने एक नीचे टरबाइन लगाई होती है। जब ये पर घूमते हैं तो टरबाइन है, कहते हैं जब टरबाइन को हम घुमाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली तैयार होती है। उसको हम किसी भी तरीके से छोटे छोटे पावर जनरेट करने के लिए आपके भूंतर में या कहीं आ जाएंगे तो सरदार जी आते हैं चाकू बनाने के लिए, चाकू तेज करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो मशीन को क्या होता है, साइकिल के साथ उसमें गाड़ी घुमाई होती है और जो पत्थर है वो पत्थर घूमता है, उसको हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, लाइट तैयार होती है। तो वही एक उसी का एक छोटा रूप है। उसी प्रकार से जब ये घूमते हैं तो नीचे टरबाइन होता है, टरबाइन को क्या करता है, ये घूमता है, टरबाइन घूमता है और उससे क्या करते हैं, हम बिजली जनरेट करते हैं। इसके द्वारा भी हम जो है बिजली की निर्भरता को जो है बाकी चीजों की निर्भरता, जो कोयला पेट्रोलियम की निर्भरता को हम कम कर पाते हैं। तो ये सारे अनवीकरणीय है। अभी ऐसा नहीं है कि हवा आज चलेगी कल तो नहीं चलेगी, हवा तो आज खत्म होगी कल फिर आएगी, वो परसों फिर आएगी, हवा आती नहीं आती। तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, जब तक ये क्या है जिंदगी है तब तक हवा चलेगी, है ना। तो इसके द्वारा भी जो है हम क्या कर सकते हैं, बिजली को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आया बायोगैस। क्या आ गया, बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है, इसको गोबर गैस के नाम से पुकारते हैं। तो बायोगैस में क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा एक पिट बना देते, खड्डा बना देते हैं। तो उसके अंदर जो है, जो हमारा जितने चलो गांव में क्या करते हैं गोबर का, क्योंकि हमारा ज्यादातर हमारे भारत देश है गांव में, तो गांव में हम जो काफी ज्यादा पशुधन पालते हैं, तो पशुओं का जो गोबर होता है ऐसे क्या करते हैं उपले बना के और उनको जलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे को बहुत ज्यादा उर्वरक की कमी हो जाती है, हमारा खेत जो है बंजर हो जाते हैं ना। उसकी या तो हम केमिकल डालते हैं, दूसरा खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, जो कि आदमी के लिए भी खराब है और जमीन को भी, जमीन की उर्वरता को भी खराब कर देता है ना। तो गोबर गैस को एक उसके लिए अच्छा बायोगैस उसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं, खड्डा बनाया होता है, बहुत बड़ा खड्डा बना देते हैं, उसमें क्या करते हैं गोबर को इकट्ठा करके पहले इकट्ठा डालते हैं काफी ज्यादा। एक बार जब इकट्ठा करके डाल दिया, 50-60 क्वांटल गोबर एक बार डाल दिया उसके बीच में इकट्ठा करके, उसको भी कुछ दिन के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो उसका क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, गैस बनती है, नेचुरल बनती है ना उसमें। तो गैस बनेगी, उसके बाद कहते हैं कि हर रोज हमारे कहते हैं गाय का हम गोबर निकालते हैं, गाड़ी से निकालते हो आप गोबर, तो उसको क्या करते हैं वैसे खेत में फेंक देते हो, तो उसका पूरा यूटिलाइज नहीं होता है ना। उसकी जो मेन जो है उसकी जो गैस बनती है वो तो ऐसे निकल जाती है, किसी काम नहीं आएगी। जब उसको हम क्या करते हैं, उसी गोबर को निकाल के क्या करते हैं, जब उस पिट में डालते हैं, थोड़ा घोल के डाल देते हैं, तो उससे जो गैस बनेगी, जो वेस्ट जाता है बाहर फेंके वेस्ट हो जाएगा, उससे हम क्या बनती है, गैस बनती है। उससे क्या होती है, ऊर्जा बनती है। उससे हम घर में क्या अपना रसोई का काम कर सकते हैं, उससे हम दाल बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, जब मौका लगे वो चीजों को प्रयोग में ला सकते हैं। वो क्या है हमारा बायोगैस। ये जरूरी नहीं है गाय का अपशिष्ट है, बड़े बड़े प्लांट्स में तो हर एक जगह, यहाँ पे तो हमारा टॉयलेट छोटा बना हुआ था, वहां पे आप डीप बना देते हो, लेकिन जो गांव में बाजार में क्या होता है, उसके लिए जो पूरे सीवरेज प्लांट चलते हैं ना, सीवरेज प्लांट होता है। तो जो सीवरेज प्लांट में क्या जाता है, मानव अपशिष्ट जाते हैं, तो उससे भी ये ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। समझे मेरी बात। वो सारा बायोगैस में शामिल होता है। तो यह लिखा भी है क्या कि ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न
की जाती है जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। तो जो जैविक पदार्थ को डाल के एक जगह टेम्परेचर एक खास प्रकार का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे जो क्या हो जाते हैं गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोलों की अपेक्षा अधिक होती है। जो कि हम कोयला जला देते हैं या मिट्टी तेल या जो गोबर जलाते हैं उसमें हीट कम होती है, लेकिन इनमें हीट जो होता है ज्यादा होती है। और जब इसका अपशिष्ट पदार्थ जो इसको निकल के अपशिष्ट बाहर निकलते हैं वो अच्छे प्रकार का खाद बनता है, पूरा जैविक खाद बनती है। और वो खेतों के लिए जब डाले तो हमारे खेतों में जो उपलों की क्या हो जाएगा, इससे क्या उपलों की निर्भरता हमारी कम हो जाएगी, जंगल से हम लकड़ी कम काटेंगे, है ना। तो अब ये तो क्या करते हैं हम सर्दियों के जंगल में लकड़ी काट के लाते हैं, और भी कई प्रकार के जो इससे क्या होता है पर्यावरण को नुकसान होता है। उसके आ जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या चीज है? ज्वार भाटा का नाम सुना है आपने ना, पहले भी एक बार बताया था मैंने आपको। तो समुद्र का पानी जो है दिन में क्या होता है, 2 बार ऊपर चढ़ता है और 2 बार नीचे उतरता है ना। और ये तो जब पानी ऊपर की तरफ जाता है तो क्या किया जाता है, समुद्र के जो किनारे पे बड़े बड़े गेट बनाए जाते हैं। जैसे पानी ऊपर चढ़ता है, जैसे यहाँ पे ये मानो समुद्र है, तो समुद्र क्या करता है प्लेन इलाका है ना वहां पर, वो इस प्रकार का पहाड़ी तो है नहीं। आप देखा समुद्र में, जैसे आप केवल गोवा है फोटो देखा होगा या कहीं और समुद्र किनारे, तो वो इलाका प्लेन होता है। तो प्लेन होता है, जिस प्रकार से प्लेन इलाके पानी वो आगे बढ़ना पड़ता है, तो इस तरह क्या करते हैं उन्होंने में बड़े बड़े गेट बनाए, ठीक है ना। तो जैसे पानी ऊपर चढ़ जाएगा उसके बाद वो पानी फिर दोबारा वापस करवा देता है। जब ये पानी ऊपर चढ़ता है तो उस टाइम गेट खोले होते हैं, और जैसे पानी ऊपर पहुंच जाते हैं गेट को क्या कर देते हैं वो बंद कर देते हैं। और उसको फिर वही काम है जो उसको ऊंचाई से कहां पे रहते हैं नीचे जाके उन्होंने क्या बनाया होता है, एक विद्युत घर बनाया था, वहां जाके वो टरबाइन में डालते हैं। उसको क्या घुमाते हैं, वो टरबाइन को घुमाते हैं और विद्युत को पैदा करते हैं। तो ये क्या हमारा ज्वारीय गैस है। महासागरीय प्रयोगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। कुछ ज्वार में इस संकरी खाड़ी में प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बाढ़ में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जिसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाते हैं। वही मेथड सारा क्या है, मेन काम हमारा टरबाइन को घुमाना। तो इसमें भी वही करता है। अभी आपको क्योंकि महीने में एक बार चीज पूर्णमासी होता है, सबसे ज्यादा ज्वार बांट रहा, उसमें पानी का उछाल बहुत ज्यादा है ना। वो आपको पहले बताया था किसी का तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। तो पानी काफी ज्यादा ऊपर चढ़ता है, बहुत बड़ा। उस टाइम तक जब पूर्णमासी के दिन पे जहां पर मछुआरे वगैरह होते हैं उनके लिए वार्निंग दी जाती है कि वो समुद्र के आगे ना जाए, क्योंकि उस समय टिट ज्यादा आती है, ज्वार भाटा जो है ज्यादा फुलफिला होता है, उस समय पानी भी ज्यादा इकट्ठा करते हैं। तो उससे भी हम क्या करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं। आगे है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, जैसे मैंने बोला जैसे ज्वालामुखी जैसे फटती है ज्वार होता है, उसी प्रकार से भारत के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर की भूतापीय ऊर्जा की पृथ्वी के नीचे से बहुत ज्यादा गर्म पानी निकलते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे बिल्कुल नजदीक जो मणिकर्ण है, तो वहां पर जब आप जाओगे तो पानी जमीन से बिल्कुल खोदा हुआ पानी, यदि वो आदमी गिर जाएगा आदमी जल जाएगा उसमें। तो उस जो उसका जो पानी है, वो उबलता पानी है, उसके भाप को भी हम क्या है नालियों के द्वारा जो है टरबाइन में जाकर टरबाइन को घुमाते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। पृथ्वी के अंतिम भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त हो जाती है। मतलब जितने जितना पृथ्वी के नीचे रहेंगे उन्हें पृथ्वी जो है गर्म होती जाएगी। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उत्तरी गहराइयों पर अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और ये इतना गर्म हो जाता है कि पृथ्वी के स्तर की ओर उठता है और ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। टरबाइन चलाने में तो थोड़ा आपको डाउट पड़ता होगा, जैसे मान लो यहां से हमारे को ये यहां से पानी उबल रहा है, पानी ये बहुत तेज पानी उबल रहा है, इसको हम इकट्ठा करके एक जगह से इसमें क्या आएगा, अब कोई भी जगह अपने जाने की स्पेस बनाएंगे ना वो, तो यहाँ पे हम पाइप लगा देंगे ऐसे, तो पानी जो पानी का जो भाप है बाष्प होकर निकलेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ जगह पर यहाँ जाएगा, उससे हम नीचे करते हैं यहाँ जाएगा, बैठ जाएगा। यहाँ पे हमने बड़े बड़े टरबाइन लगा दिए और वो पानी क्या है टरबाइन में जाएगा, तो उसको क्या उसको निकलने के लिए वो टरबाइन को घुमाएगा। जैसे घाट का चक्का होता है ना, घाट देखो ना हमने, तो घाट में क्या क्या होता है, ऊपर तो लोहे के कितने मोटे मोटे दो होते हैं जिसमें हम
आटा वगैरह गेहूं वगैरह पीसते हैं, तो नीचे क्या लगे होते हैं, इतने छोटे छोटे फट्टे लगे होते हैं, तो पानी उसमें जाता है तो वो घूमता है ना। उसी प्रकार से टरबाइन के लिए भी उसी प्रकार से बनाया जाता है, जब उसको वाष्प पर जोर पड़ेगा तो वो टरबाइन घूमती है और उससे क्या पैदा करते हैं हम, विद्युत और बिजली पैदा करती है। तो ये जो सारे के सारे जो हमने अभी पढ़ा, खनिज को उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, उसके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, समझे ना। ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जैसे पहले ही बताया कि सारे के सारे क्या है, ये नवीकरणीय है, ये हमारा फ्यूचर है, भविष्य हमारा किससे बनेगा, इससे ही बनेगा। इसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, इसके साइंटिस्ट हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके हमारे ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या उसमें कामयाब हो जाएंगे तो हम ज्यादा कामयाब हो। क्योंकि बाकी जो भी चीजें हमारे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और उसके बाद विद्युत में जो इससे थोरियम या यूरेनियम से जो पैदा कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या है, अनवीकरणीय है। आने वाले यदि हमारा जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं और अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से करेंगे तो अगले कुछ सालों में के बाद ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारे आने वाले भावी पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। इसलिए अब आगे कहा जाता है कि क्या हमारा खनिजों का संरक्षण, जो भी हमारे खनिज है, ऊर्जा संसाधन, इसका क्या करना है, हमारे को बचत करना जरूरी है। और बचत करना जरूरी क्यों है, क्योंकि देश के आर्थिक विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ चलने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा की जरूरत तभी प्राप्त प्रयोग उसका उसी तभी हम प्रयोग कर पाएंगे जब हमारे पास ऊर्जा होगी, और उसको यदि हमने बचा के रखा होगा, समझे ना। तो ऊर्जा का संरक्षण हमें क्यों आवश्यक है, कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, देश के विकास के लिए हमें ऊर्जा का संरक्षण जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि जो भी हमारे ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय, एक बार यूज हो गया, दोबारा हमें नहीं प्राप्त कर सकते। तो इनके लिए भी हमें जो है खनिज का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। समझा गया जी? पूरा जान जाओगे इसके बारे में। यदि आपको प्रश्न पूछे तो बताने के लिए तैयार है आप? हैं? मुंह बंद क्यों रखा? आंसर पूछे तो आप पहले भी लिखा होगा, इसके बारे में पढ़ को आए हो, कल कॉपी में भी लिख के लाएंगे आप। खनिज क्या है, खनिज की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जो मैंने अभी बताया। नंबर 2, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन करो। और किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू वेरी मच।